इमेजिनरी पॉइंट जहां छुपा है सारा वेट, आज पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, होंगे क्लियर सारे कॉन्सेप्ट। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा वीडियो। हालांकि है ये पहला चैप्टर फोर्स का, अगला टॉपिक विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर और साथ ही करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो कि होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड। तो चलो तैयार हो जाओ सभी लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों हम सभी को ये पता है कि अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक फोर्स से, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं, यहाँ तक कि अर्थ जो है ये भी सभी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मान लो कि मेरे हाथ में ये एप्पल है। जैसे ही मैंने इस एप्पल को छोड़ा तो ये एप्पल सीधा नीचे गिरा अर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि अर्थ ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम अभी तो आपने बोला कि सभी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उस लॉजिक से तो ये एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अर्थ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ एप्पल के पास आया? एप्पल ही क्यों गया अर्थ के पास, है ना? एंड दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर छुपा हुआ है यहाँ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ, आई एम श्योर आप सबने पढ़ा है, जो कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि जिस फोर्स से अर्थ इस एप्पल को खींच रहा है उतने ही फोर्स से ये एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन साथ ही साथ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी तो है जो कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन बहुत कम। अब मास का फर्क आ जाता है अर्थ और एप्पल में। एप्पल का मास बहुत कम है ना, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा, तो एक्सेलरेट करता हुआ ये पहुंच जाता है अर्थ के पास। दूसरी तरफ अर्थ का मास बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसके वजह से अर्थ जो है वो मूव करता हुआ नहीं दिखता है। तो इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरी कहानी का सारांश ये है कि भाई हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है एक अट्रैक्टिव फोर्स जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये तो समझ में आ गया, ये बात तो समझ में आ गई कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि अब आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अब होता क्या है, देखो अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट है, लेट्स से W1, W2, W3 ऐसे करके सबके कुछ कुछ वेट है और इन सभी पार्टिकल्स को अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रहा है, एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है हर एक पार्टिकल को, है ना। कितने फोर्स से खींच रहा है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अर्थ खींच रहा है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सभी पार्टिकल्स को अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स के साथ खींच रहा है। दैट फोर्स इज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेट। तो अब इन हर पार्टिकल का वेट है। अब अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट की वेट की बात करें तो वो क्या होगा? वो होगा अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वेट्स ऑफ द पार्टिकल्स। इन सभी पार्टिकल्स के वेट का अगर हम सम निकालें W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सो ऑन, तो जो टोटल वेट मिलेगा दैट वेट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट होगा, वो होगा कि नहीं? तो अब
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हम ये मान लेते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट का जो पूरा वेट है ना, ये जो W जो पूरा वेट है, ये वेट इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। डजेंट मैटर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई बड़ा सा स्फीयर है या फिर एक ट्रायंगुलर शेप का शीट है या फिर कोई भी कोई भी रैंडम शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, डजेंट मैटर। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो पूरा वेट है वो पूरा वेट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लेट्स से अगर हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हमने देखा इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स का जो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये एज्यूम किए बिना कि भाई हर पार्टिकल का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, हम एज्यूम करेंगे कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो हम कुछ इस तरीके से चूज करते हैं सच दैट कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, देखो ये जो पॉइंट हमने चूज किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कुछ ऐसे चूज किया कि इस पॉइंट के ऊपर भी पार्टिकल्स है, नीचे भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल है, उधर भी पार्टिकल है, such that the algebraic sum of moments of all these weights is about this point is zero, right? तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम उस ऑब्जेक्ट के किसी एक कोने में नहीं एज्यूम करते हैं, इस पॉइंट को हम उस ओवरऑल ऑब्जेक्ट के बीचों बीच कहीं एज्यूम करते हैं सच दैट जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो वेट्स है ना, उनकी वजह से जो मोमेंट है अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। ठीक है, बात समझ में आई? तो कुल मिला के एक कहानी का सारांश ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये एक ऐसा पॉइंट है about which the algebraic sum of moments of weight of all the particles constituting the body is zero। तो ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही आपको ये याद रहना चाहिए कि ये वो इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर हम मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट जो है दैट वेट एक्ट्स ऑन दैट पॉइंट। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, ये शेप पे डिपेंडेंट नहीं होता होगा शायद, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे ही डिफॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जैसे ही शेप बदल जाता है, वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो भी बदल जाती है। तो चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर हो तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर इसी वायर को बेंड करके लेट्स से कि हमने एक इस तरह से एक रिंग बना दिया, ठीक है, तो अब इस रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पे होगा, इस सर्कल के सेंटर पे होगा, राइट। तो देखो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पे तो है नहीं, पहले कहाँ थी, इसके मिड पॉइंट पे थी, बट जैसे ही ये रिंग बन गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, इस सर्कल के सेंटर पे है। तो इसका मतलब शेप डेफिनेटली मैटर्स, है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी is always within the material of the body। again very very important। इनफैक्ट ये चीज तो अभी अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन पे हमने देख ही लिया कि यार अगर हम एक रिंग की बात करते हैं, लेट अस से एक रिंग की बात अगर करते हैं तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस बॉडी के अंदर तो है नहीं, राइट, इसके इस सर्कल के सेंटर पे है, विच इज बेसिकली आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द वायर, राइट। तो इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो हमेशा मटेरियल के अंदर ही हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में यह है कि बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी एक बॉडी जिसका वेट W है उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ऑफ एनी रैंडम शेप जिसका वजन जो है, जिसका वेट है W, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कोई भी एक पॉइंट पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कोई भी एक पॉइंट पार्टिकल जिसका वजन W जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में ये 3 जरूरी बातें आपको पता बिल्कुल होनी चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है, तो चलो अब देखते हैं कि अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे दे आर ऑल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो एज सच, जैसे मान लो चाहे वो रॉड हो, चाहे डिस्क हो, चाहे कोन हो, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, सिलेंडर, जो भी हो, दे आर सपोजिडली यूनिफॉर्म। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रॉड के साथ। ठीक है, तो एक लेट्स से एक हम डेमो के साथ ही देख लेते हैं भाई। जैसे मान लो ये रॉड है, तो इस रॉड का यूनिफॉर्म रॉड, मतलब इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं कि इधर ज्यादा है इधर कम है। सो यूनिफॉर्म रेगुलर रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, इसके मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लोकेटेड है, मिड पॉइंट पर लोकेटेड है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक एक ऑब्जेक्ट की हम बात करते चलेंगे, आप उनको विजुअलाइज भी करते चलो, मैं करवाती भी चलूंगी। ठीक है, सो दूसरा है सर्क्यूलर डिस्क। तो अगर आप एक सर्क्यूलर डिस्क को विजुअलाइज करो कुछ इस तरीके से, तो सर्कुलर डिस्क के कहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके जियोमेट्रिकल सेंटर में एग्जैक्टली। अब बात करते हैं हम स्फीयर की। तो चाहे सॉलिड स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फीयर हो, अगेन विजुअलाइज अ स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में, ऑफ कोर्स, तो इसके भी ज्योमेट्रिक सेंटर में। फिर आता है सिलेंडर, चाहे वो सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, वहां पे कहां होगा, इसके मिड पॉइंट होगा ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। राइट, तो सिलेंडर के बीचों बीच जो एक्सिस जाती है, उस एक्सिस के बीचों बीच जो पॉइंट है दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, फिर आता है सॉलिड कोन और हॉलो कोन। अब सॉलिड कोन और हॉलो कोन में देखो दोनों को अलग अलग लिखा गया है, क्यों, क्योंकि सॉलिड कोन और हॉलो कोन दोनों के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी। एग्जैक्टली, सॉलिड कोन मतलब अंदर पूरा सॉलिड है, राइट, हॉलो कोन अंदर खोखला है, राइट, इट इज जस्ट लाइक द बर्थडे कैप, एग्जैक्टली। तो अब सॉलिड कोन के केस में जो है ये होगा एट अ हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। तो बेस से h/4 हाइट पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ये सॉलिड कोन है। लेकिन वहीं अगर ये हॉलो कोन है तो ये कितने हाइट पर होगा, h/3 हाइट पर होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक याद रखो, क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ना, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि h/3 सॉलिड कोन का है कि h/3 हॉलो कोन का है, और बहुत ही वैलिड कंफ्यूजन भी है। तो सॉलिड कोन के केस में h/4 है, हॉलो के केस में h/3 है। बेसिकली सॉलिड कोन के केस में क्या होता है, सॉलिड है वो कोन, तो उसके ऊपर और नीचे, नीचे भी उसका मास है, राइट, क्योंकि वो पूरा सॉलिड है, करेक्ट। तो जिसकी वजह से उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये जो हाइट है ये हम नीचे से मेजर करते हैं, तो h/4 जो है वो कम हाइट है, राइट, h/3 उससे ज्यादा हाइट है। लेकिन वही जब हॉलो कोन होता है तो नीचे की तरफ मास इतना है नहीं, वो तो खोखला है, तो इस वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रहेगा आई गेस, और ये लॉजिक याद रहेगा तो याद रहेगा कि भाई किसके केस में h/3 होता है, किसके केस में h/4 होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सर्क्यूलर रिंग, अगेन सेंटर ऑफ द रिंग पे होगा। ट्रायंगुलर लैमिना या फिर स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिनके तीनों साइड्स, ट्रायंगल के तीनों साइड्स अलग हो, तो ऐसे ट्रायंगल के केस में कहां पर होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। अब मीडियंस वगैरह तो पता ही है सबको, क्या होती है, वो लाइन होती है जो हर एक साइड को बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करती है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, रोम्बस, इन सब के केस में कहां पर होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, जहां पर इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हो उस पॉइंट पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आई गेस विथ ऑल दिस डिस्कशन एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी कि यार जब कभी भी हमारे पास कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस पॉइंट पे लाई करता है जो उस पूरे ऑब्जेक्ट के बीचों बीच हो, राइट। जैसे देखो रॉड के मिड पॉइंट पर था, स्फीयर के सेंटर पे था। कोन के केस में इट वाज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि जो कोन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। कोन का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऊपर यूं पतला है, नीचे यूं फैला हुआ है, राइट। तो इसीलिए कोन के केस में इट वाज नॉट रियली द ज्योमेट्रिकल सेंटर, बट इट वाज h/4 एंड h/3 डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर इट इज सॉलिड कोन या फिर हॉलो कोन, राइट। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच का जो पॉइंट है मोर और लेस, वहीं पर जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड होता है। तो बच्चों ये जो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है तो समझ में आ गया कि भाई किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि उस पूरे बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ बैलेंस पॉइंट का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। बैलेंस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हम एक बॉडी को बैलेंस कर सके। इस स्केल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इस स्केल को अगर मैं अपने फिंगर के ऊपर रख के बैलेंस करने की कोशिश करूं, देखो ये बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट? ये गिर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बिल्कुल इस स्केल के बीचों बीच अपने फिंगर के ऊपर इसको रखूं तो क्या ये बैलेंस हुआ? देखो कितना मस्त बैलेंस हुआ, राइट? देख रहे हो, इसे कहते हैं बैलेंसिंग। और जिस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस हो रहा है दैट इज द बैलेंस पॉइंट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि एक सॉलिड बॉडी को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय सपोर्टिंग एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यही जो है गहरा रिलेशन है बैलेंस पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में। तो अगर ये सॉलिड यूनिफॉर्म बॉडी है, इसको मेरे को बैलेंस करना है, तो इसका, अब मैंने क्या बताया था, किसी भी एक रॉड के लिए इसका मिड पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो देखो मिड पॉइंट पे अगर मैंने इसको बैलेंस किया ना तो ये बैलेंस हो जा रहा है, राइट? देखो बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस्ड है, राइट? है ना? आई होप आप लोगों को विजिबल है, ये बैलेंस हो रखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं ना, मतलब सेंटर से थोड़ा सा जैसे ही हटा दूंगी तो देखो ये जैसे ही छोड़ूंगी तो ये गिर जाएगा, गिर गया, राइट? सो बैलेंस नहीं हुआ। और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही नहीं, आप कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इसको ट्राई करके देख लो। अगर आपके पास कोई कार्ड हो, कोई रेक्टेंगुलर शीट हो, कोई स्क्वायर शीट हो, कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्ट हो, उसको भी आप अपने फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि जहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उस पॉइंट के अबाउट ही आप उसको बैलेंस कर पाओगे। किसी और पॉइंट के अबाउट उसको बैलेंस आप नहीं कर पाओगे, एब्सोल्युटली। उसके अलावा कहीं पर आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो चलो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेंडुलम मतलब ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर, आप एक छोटा सा स्टोन या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें एक धागा बांध दो और ऊपर से उसको सस्पेंड कर दो, उसके ऊपर वाले पॉइंट को फिक्स कर दो और थोड़ा सा हिला के छोड़ दो। अब देखो ये पेंडुलम बन गया अपना, बिल्कुल तैयार है पेंडुलम, ठीक है। अब इस पेंडुलम को छोड़ दो, 1 मिनट 1.5 मिनट उसको टच भी मत करो, बट बस ऑब्जर्व करो क्या होगा। वो पेंडुलम ऐसे डोलते 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 धीरे 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 जो है एक पॉइंट पर आके वो रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि बैलेंस पे आ जाएगा। तो ये जो बैलेंस पॉइंट उसका है, दैट बैलेंस पॉइंट बेसिकली इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बात समझ में आ गई है सभी को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट का बहुत क्लोज रिलेशन है और हम देखेंगे स्पेशली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, ये बैलेंस पॉइंट के अराउंड हमने बहुत खेल खेले हैं। इनफैक्ट पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बैलेंस पॉइंट के अबाउट बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो चलो अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जिसके हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे, कोई भी अगर एक इर्रेगुलर लैमिना है, एक इर्रेगुलर शीट है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है उसकी, बट उसका अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है तो हम कैसे एक्सपेरिमेंटली इसको पता कर सकते हैं। तो चलो इसके लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी। क्या करेंगे, हमने ये लैमिना लिया इरेग्युलर शेप का, इसमें हमने 3 कॉर्नर्स पे 3 पॉइंट्स बना लिए A, B और C, और इन पॉइंट्स पर हमने 3 होल्स बना लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने जो A होल है उस होल को एक नेल पे टांगा और इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जैसे ही फ्रीली सस्पेंड किया तो क्या हुआ, ये ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगा। थोड़ी देर के बाद आके ये स्टेबल हो गया, राइट, मतलब ये रेस्ट पर आ गया। जैसे ही ये स्टेबल हो जाता है, इसका मतलब है ये कौन से पोजीशन पे आ गया है, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, बैलेंस वाली पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब बैलेंस वाली पोजीशन पे जैसे ही आ गया है, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं ना कहीं इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ठीक वर्टिकली नीचे है, कहीं तो है, राइट। तो हमने क्या किया, वो जो जिस पॉइंट से हमने इसको सस्पेंड किया है ना, पॉइंट A, उस पॉइंट से हमने एक सीधी लाइन खींच ली। ठीक है, अब हमने ये सेम चीज रिपीट किया B के साथ। अब जो B पॉइंट पर हमने होल बनाई थी, अब उस होल से इसको सस्पेंड किया, फिर वही कहानी हुई, थोड़ी देर ये ऑसिलेट किया, फिर वापस रेस्ट पे आ गया। हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ कर ली। सिमिलरली हमने किया C के साथ।
सी से उसको सस्पेंड कर दिया, थोड़ी देर ऑसिलेट किया, जैसे ही रुका हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या देखा कि ये जो तीनों लाइंस हमने ड्रॉ की, ये तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और वो जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर लॉजिक क्या था, याद करो। अभी जैसे ना हम पेंडुलम का एग्जाम्पल भी लेते हैं, राइट, कि भाई पेंडुलम ऑसिलेट करके जैसे ही अपनी इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे जाता है ना, राइट, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ठीक नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट पॉइंट के लिए वो वाली लाइन खींच ली, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली लाइन, यानी कि इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली पॉइंट है, ठीक है। अब वो पॉइंट जो इन तीनों होल्स के लिए, इन तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू है, वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, राइट। तो उस लॉजिक से यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन किया। अब यहाँ पर तो हमने इरेगुलर लैमिना लिया, इसके जगह अगर कोई फिक्स्ड शेप हो, चाहे एक ट्रायंगुलर शीट हो, एक स्क्वायर शीट हो, कोई भी ऐसे एक फिक्स्ड शेप की शीट भी अगर हो, तो वहाँ पर भी अगर हम इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम बड़े आराम से उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाल सकते हैं और फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही निकली कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर स्क्वायर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो वाला पॉइंट होगा जहां पर उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहो तो अपने किसी फ्री टाइम पे, किसी छुट्टी के दिन पर इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि आपको सही जगह पर, सही पोजीशन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिली या नहीं। तो चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सारे। अब देख लेंगे कुछ सवाल। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाले सवाल ना बड़े ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। भाई ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये क्या है, ये है फॉल्स, क्योंकि साफ साफ हमने क्या देखा था कि जैसे ही बॉडी की शेप बदल जाती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बदल जाती है। याद करो, इसी वीडियो में मैंने करके दिखाया था कि भाई अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड पॉइंट पर है और वहीं उसको घुमा के एक सर्कल में के शेप में एक रिंग बना दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे है ना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी ऑलवेज लाइज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और ये जो है ये बिल्कुल ट्रू है। कैसे? याद करो, पेंडुलम किया था ना हमने, पेंडुलम को हिला के छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद देखो पेंडुलम अपने आप बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। और वो पोजीशन कौन सा है, कौन सा है वो पोजीशन? एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट है जो जिस पॉइंट से हमने उसको सस्पेंड किया था उस पॉइंट के वर्टिकली नीचे है, राइट, ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस पॉइंट पर लाई करती है जो जिस पॉइंट से हमने उस पेंडुलम को सस्पेंड किया है उसके ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो चलो देखिए अगला सवाल, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 जो कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज, यूनिफॉर्म बॉल यानी कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है ये, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब आप पहुंचे हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे, जो कि एक स्लाइटली ट्रिकी प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन, ध्यान देना हॉलो कोन है, ठीक है, सो मतलब अंदर से ये कोन खोखला है, एग्जैक्टली, ठीक है, ऑफ हाइट h एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो मतलब इसकी हाइट दी हुई है h, ठीक है। अब बताया गया है कि x जो है इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स वेयर द वैल्यू ऑफ x इज। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हॉलो कोन और सॉलिड कोन दोनों का ही हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन पढ़ा था, राइट। मैंने बताया था अगर हॉलो कोन है तो ये खोखला है, तो जिसकी वजह से बेस की तरफ इतना मास है नहीं, तो इसीलिए इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है ना। तो इसीलिए हॉलो कोन के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन होता है दैट इज h/3 फ्रॉम द बेस।
नाउ दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जब उस टेबल को देखा तो शायद उसको याद कर लिया कि हॉलो कोन मतलब h/3, जैसे ही h/3 देखा उसको करेक्ट कर दिया और आपका आंसर हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा? क्योंकि ये जो h/3 है ना, दिस इज फ्रॉम द बेस, बेस से h/3 पे है, राइट। बट यहां क्वेश्चन में पूछा गया है x इज फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स तो ये वाला पॉइंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है, उस x का जो पोजीशन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम द वर्टेक्स, और ये जो हम h/3 लिख रहे हैं, दिस h/3 इज फ्रॉम द बेस। सो लेट अस से ये जो है दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज h/3, बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस x की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन हमें इस x की वैल्यू मांग रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू, ये पूरा डिस्टेंस है h, उसमें से ये जो नीचे का डिस्टेंस है h/3 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h/3 यानी कि 2h/3 एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फर्क समझ में आया? हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन। क्वेश्चन में पूछा गया तुम ये बताओ कि वर्टेक्स से वो x डिस्टेंस पर है, तो अब उस x की वैल्यू बताओ, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बताओ फ्रॉम द वर्टेक्स, ना कि फ्रॉम द बेस। लेकिन अब हमें बेस से पता है h/3, पूरा हाइट h है, तो h में से h/3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ गया 2h/3, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में यही जो चीज थी ना, यही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था, राइट। तो इसीलिए एग्जाम में या कभी भी कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो हल्के में कभी भी नहीं लेना है, राइट। उस सवाल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और फिर आंसर करना है। तो बच्चा बाटी, इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो मेरे साथ देखा होगा और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। हालांकि फोर्स का चैप्टर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक वीडियो और आएगा जिस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों, ये हमारे ICSE 10th फिजिक्स की पहली सीरीज है। पहली बार हम ICSE की फिजिक्स सीरीज निकाला है हम लोगों ने, जिसके अंदर हमने विजुअलाइजेशन, एनिमेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल सब कुछ इंक्लूड किया है। तो आप लोगों का फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में अपने फीडबैक को शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ICSE 10th के और भी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाए, सो दैट वी स्टे मोटिवेटेड टू कंप्लीट दिस सीरीज एंड वी स्टे मोटिवेटेड टू स्टार्ट विथ अदर सीरीज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर ICSE क्लास 10th। तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द सीरीज, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपकी किताब में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करो, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या JEE का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, JEE पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और, you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Questions section of Learno Hub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है Learno Hub स्वयं at a very affordable price. Learno Hub फ्री है पर बेस्ट है।